हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स 24। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अकाउंट का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि लाइफ लॉग आपको इस कॉमर्स स्ट्रीम में काम आने वाला है। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो दो रीज़न से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न नंबर 1 कि आज हम सेम एक्सप्लेनेशन यूज़ करते हुए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज तक आपने एक तीर से दो शिकार सुना होगा, लेकिन आज हम एक तीर से तीन शिकार करेंगे। मतलब हम एक ही एक्सप्लेनेशन के साथ अकाउंट के तीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और सेकंड जो रीज़न है इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट होने का वो ये है कि जब तक आप कॉमर्स स्ट्रीम को कंटिन्यू करोगे और जब तक आप अकाउंट्स का पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये टॉपिक आपका पीछा भी नहीं छोड़ने वाला है। मीन्स लाइफ लॉग जब तक आप अकाउंट्स पढ़ते रहते हो, यही टॉपिक, यही टर्म्स, सेम एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर देखने और सुनने को मिलता है, स्टडी करने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अपना टॉपिक ज़रा देखते हैं कौन सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग साइकिल। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल की। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, और अकाउंटिंग साइकिल के साथ हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस की। डियर स्टूडेंट, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस दोनों एक ही बात हैं। सिर्फ आपके जो स्टेप है वो थोड़ा सा इलेबोरेट हो जाते हैं और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग प्रोसेस। और यहीं पर ना सिर्फ ये दो टॉपिक, बल्कि जो टॉपिक हम अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस में आज डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं से ही आपको लगभग अप्रोक्सीमेट सारे के सारे जो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग हैं वो टॉपिक भी आपका इसके साथ ही कवर हो जाएगा। और ना सिर्फ फीचर ऑफ अकाउंटिंग, अगर मैं आपको ये कहूँ कि कुछ टॉपिक एडवांटेजेस के और लिमिटेशंस के भी यहाँ से कवर हो जाएंगे, तो ये भी गलत नहीं है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी +1 अकाउंट्स की सेकेंड वीडियो है, जिसमें अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वाले टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। चलिए जरा अकाउंटिंग साइकिल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंटिंग साइकिल होता है वो 1 ईयर के बेस पे फॉलो किया जाता है। 1 ईयर, अब यहाँ पे अगर ईयर की बात करें तो इन अकाउंटिंग हमारे पास दो तरह के ईयर्स होते हैं। फर्स्ट कैलेंडर ईयर एंड सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। एज यू नो कि कैलेंडर ईयर जो होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है एंड 31 दिसंबर को एंड होता है। बट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। लाइक आवर एजुकेशनल सेशन, हमारा जो एजुकेशन का सेशन है वो भी कुछ ऐसे ही होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च को आप यूजुअली अब्रॉड प्रमोट हो जाते हो नेक्स्ट क्लास में। चलिए पहले स्टेप देख लेते हैं, कितने स्टेप हैं, कौन कौन से स्टेप हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, और वी कैन से प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा, एक स्टेप समराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होगा, और 7th स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेटिंग विद इंटरेस्टेड पार्टीज। और अगेन फिर आ जाएंगे फर्स्ट वाले स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट ईयर से अगेन वही एक्टिविटीज फॉलो की जाएंगी। चलिए 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, विच इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। लेट अस सी व्हाट डज मीन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जब हम बात करते हैं स्टेप 1 मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस की, तो इन दिस स्टेप जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपके बिजनेस में होती हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सिंपली वी कैन से ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? एक पार्ट होता है आपका मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, या फिर हम इसे बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, और वी कैन से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का। एज वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, व्हाट आर मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, व्हाट आर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी।
+1 अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। फिर भी मैं आपको इन ब्रीफ यहाँ पे भी बता रहा हूँ। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स वो होती हैं जिनकी एक कैश में वैल्यू होती है, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिनकी वैल्यू को आप कैश में मेजर कर सकते हो, उन्हें हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स वो होती हैं हुज वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जिसकी वैल्यू आप कैश में एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुई जिनकी कैश वैल्यू होती है, और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हुआ जिनकी कैश वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप की, तो इन फर्स्ट स्टेप वी जस्ट आइडेंटिफाई, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं। वाई शुड वी आइडेंटिफाई? क्यों हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए? तो आइडेंटिफाई करने की वजह है क्योंकि जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ इन्हीं को ही रिकॉर्ड करती है, और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं उनको टोटली इग्नोर कर दिया जाता है, उनको रिकॉर्ड नहीं करा जाता। तो दैट्स वाई हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन सी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है, कौन सी ट्रांजेक्शन नॉन मॉनेटरी है, बिकॉज हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती हैं जिसकी कैश वैल्यू हो, और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हम कहेंगे नो कैश वैल्यू, जिसकी कोई कैश वैल्यू ना हो। फर्दर आपको ध्यान रखना है कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। और देखा जाए तो ये हमारी अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक भी होता है कि ट्रांजेक्शन चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, अगर आप उसकी कैश में वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर अकाउंटिंग में आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू द स्टेप नंबर 2, विच इज मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस, और वी कैन से प्रिपरेशन ऑफ वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी हैं, तो फिर हम उन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को अपने नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं, और इन आवर नेक्स्ट स्टेप अब हम मेजर करते हैं। मेजर का मतलब होता है मापना। तो डियर स्टूडेंट, एज वी नो कि हम जब किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर यूनिट होती है जिसमें हम उस चीज़ को मेज़र करते हैं। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि आपको डिस्टेंस को अगर मेज़र करना है, तो बताओ वो यूनिट कौन सी होगी जिसमें आप डिस्टेंस को मेज़र करेंगे? आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली वो तो मीटर होगा या फिर किलोमीटर होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको वेट को मेजर करना है, तो आप किस यूनिट में वेट को मेजर करते हैं? आंसर इज वेरी सिंपल, ग्राम या किलोग्राम। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसी लिक्विड को अगर आपको मेजर करना है, तो आप उसको लीटर में, मिलीलीटर में मेजर करेंगे, सिंपल। ठीक वैसे ही जब हम ट्रांजेक्शन्स को मेजर करते हैं, तो ट्रांजैक्शन को मेज़र करने के लिए भी हमें इन अकाउंटिंग एक कॉमन यूनिट चाहिए होती है, और अकाउंटिंग में वो जो कॉमन यूनिट होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को मेज़र करते हैं, सभी ट्रांजैक्शंस को, वो होता है मनी। मीन जो हमारी अकाउंटिंग है ये किसी भी ट्रांजैक्शन को एज इट इज रिकॉर्ड नहीं करती है, बल्कि पहले उसे कन्वर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ मनी। पहले हम उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं और इन टर्म्स ऑफ मनी हम लिखते हैं। तो हमें रिकॉर्ड करना होता है अमाउंट, मनी हमें रिकॉर्ड करना होता है। दैट्स व्हाई मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ जस्ट सपोज you purchase 5 chairs in your business at the rate rupees 500 each, and one more thing you purchase in your business, that is table, and you purchase one table in your business, one table.
at the rate rupees 1000 each. So now I have a question for you, and my question is, can you add these chairs into table? Means can we add these two items to each other? क्या हम चेयर को टेबल में ऐड कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, चेयर का एग्जिस्टेंस अलग है, टेबल का एग्जिस्टेंस अलग है, चेयर चेयर होता है, टेबल टेबल होता है, वी कांट ऐड ईच अदर, हम इसको ऐड नहीं कर सकते इस तरीके से। बट अगर हम चेयर और टेबल इन दोनों आइटम को कन्वर्ट कर लें, मीन्स मेजर कर लें इन टर्म्स ऑफ मनी, तो अगर हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर लें तो लेट अस सी 5 चेयर्स आपने बाय किया एट द रेट 500 पर चेयर, तो इन टोटल आपने कितनी वैल्यू की चेयर्स को बाय किया? 2500। सिंगल टेबल बाय किया 1000 ईच, तो कितनी वैल्यू की टेबल बाय की गई? 1000 रुपीज। नाउ लिसन माय क्वेश्चन अगेन केयरफुली। नाउ कैन वी ऐड दीज टू आइटम ईच अदर राइट नाउ? क्या अब हम इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं? आप कहोगे सर डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, 2500 भी रुपीज़ है और 1000 भी रुपीज़ हैं, अब ये दोनों चीज़ें एक कॉमन यूनिट के अंदर आ गई हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द फंडा। बस आपको ये समझना है कि सेकंड स्टेप मेजरमेंट करता क्या है। जिस तरह से डिस्टेंस को मेंटेन करने की कॉमन यूनिट होती है, वेट को मेंटेन करने की कॉमन यूनिट होती है, बस सिंपल इतना समझना है, ट्रांजैक्शन को भी मेजर करने के लिए पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ कॉमन यूनिट विच इज रुपीज, मनी। तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। वी कैन से कि हमने टोटल आइटम जो परचेज की हैं वो 3500 रुपीज की हैं, और जब हम ये चीज़ें मेज़र करते हैं तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं? एट दैट टाइम हम अपने बिजनेस में वाउचर मीन्स बिल प्रिपेयर करते हैं, और जब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे तो आप 3500 के लिए एक बिल प्रिपेयर करोगे, उसको एक बिल में लिखोगे, प्रिपेयर अ बिल, और इसे ही क्या कहते हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। मतलब मेज़र करने के बाद फिर उसको बिल बनाया जाएगा, वाउचर्स बनाए जाएंगे, जितनी भी डेली बेस पे ट्रांजैक्शन होंगी सभी के बिल तैयार किए जाएंगे। विदाउट बिल बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। वो बिल अगर देखा जाए तो उस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होगा कि अगर आपको ओनर कहे कि आपने पेमेंट किया, दिखाओ क्या प्रूफ है आपने पेमेंट किया, तो आप वहाँ पे वो बिल दिखा सकते हो। तो ये बिल आगे चल के हमारा एक एविडेंस बन जाता है उस ट्रांजैक्शन के बिजनेस में होने का, ये प्रूफ करने का कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन फेक नहीं है, सभी ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस हैं। Now we are coming to the third point, and that is recording of transactions. Recording of transaction क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है अब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं बिल बनाने के बाद। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स का। और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई कंपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है तो उस टाइम पे या तो वो कंपनी जर्नल एंट्रीज बनाती हैं या वो कंपनी स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स बनाती हैं। अब आप कहोगे सर व्हाट इज दिस जर्नल एंट्री एंड व्हाट डज इट मीन सब्सिडरी बुक? सब्सिडरी बुक क्या होता है? जर्नल एंट्री क्या होता है? जर्नल एंट्री क्या होता है? सब्सिडरी बुक क्या होता है? वी विल डिस्कस दीज टर्म्स इन आवर अपकमिंग चैप्टर्स। हमारे आने वाले चैप्टर्स में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जर्नल होता क्या है। जर्नल एक्चुअली में जर्नल कहें या सब्सिडरी बुक कहें, कंपनी का ऑप्शन होता है, कंपनी की अपनी डिसीजन होता है कि अगर वो जर्नल एंट्री करना चाहे तो जर्नल एंट्री करे, अदरवाइज वो सब्सिडरी बुक वहाँ पर मेंटेन कर सकती है। लेकिन दोनों में से कोई एक। जर्नल बेसिस पे जो होता है जर्नल एंट्री तब बिजनेस अडॉप्ट करता है जब उसके पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डेली बेसिस में कम हो। अगर आपके पास डेली बेसिस में जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो 50, 70, 100 कम है इन नंबर्स, तो आप जर्नली जर्नल एंट्री यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन डेली बेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं तो ज़्यादातर केसेस में कंपनी तब सब्सिडरी बुक मेंटेन करती हैं। अब ये होता क्या है?
तो जब हम जर्नल एंट्री में करते हैं तो एक्चुअल में जर्नल एंट्री करने के लिए हमारे पास एक बुक होती है। इस बुक को हम अपनी डे बुक बोलते हैं। ये क्या होता है? हमारी डे बुक। डे बुक का मतलब है इस बुक में जो ट्रांजेक्शन है वो डेट वाइज ट्रांजेक्शन लिखी जाती हैं। इस महीने की फर्स्ट डे है तो फर्स्ट को क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई, सेकंड को क्या ट्रांजेक्शन हुई, थर्ड की, तो डेट वाइज ट्रांजेक्शन जिस बुक में लिखी जाती हैं। डेली बेसिस पर जो भी बाय सेल होगा, जो भी पेमेंट रिसिप्ट होगी, जिस बुक में वो लिखी जाएगी उस बुक को हम क्या कहते हैं? जर्नल। तो जर्नल एक बुक का नाम होता है। बट आपको यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि जब हम ट्रांजेक्शन को जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक वाली बुक में लिखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे गिवन है, तो उस टाइम पे हम ट्रांजेक्शन को क्लबिंग करना भी शुरू करते हैं। क्लबिंग करने का मतलब क्या होता है? एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक ग्रुप में रखना। मीन जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, एग्जाम्पल नंबर जो हमने सेकंड पॉइंट पे लिया था, वी परचेज 5 चेयर्स एंड 1 टेबल। तो ऐसा हो सकता है कि आपने चेयर टेबल के साथ में बेंचेस भी बाय करे हों, सोफ़ा सेट भी बाय करे हों। तो जब आपने ये सारी चीज़ें बाय की होती हैं तो हम सेपरेट रिकॉर्ड रखने की बजाय इनको अंडर वन हेडिंग राइट करते हैं। वी कैन से कि हमने जो यहाँ पे परचेज किया है वो परचेज किया है फर्नीचर। तो इन सब के लिए एक सिंगल वर्ड हम यूज करेंगे एंड दिस विल बी फर्नीचर। तो फर्नीचर का मतलब क्या? इट मे बी पॉसिबल कि फर्नीचर में आपने 100 आइटम्स बाय करे हों, तो उन 100 आइटम के नाम से एंट्री नहीं करेंगे। उन 100 आइटम को हम एक ही ग्रुप में ले आएंगे और एक ही नाम से एंट्री करेंगे, फर्नीचर। ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूँ, अगर आप पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, रजिस्टर यूज़ करते हो तो इनके लिए भी एक कॉमन वर्ड यूज़ किया जाएगा, वो होगा आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। वी कैन से स्टेशनरी। स्टेशनरी। इज इट क्लियर? दिस इज द स्टेप नंबर 3। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जरा एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग में हमें 2 चीज़ें करनी होती हैं कि पहले तो ट्रांजेक्शन जिस बुक में लिखी जाती हैं, इसमें डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शन होती हैं, उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं या जर्नल कहते हैं, या फिर इसे सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। और जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो उनको हम क्लब कर देते हैं। जो एक जैसी ट्रांजेक्शन है उनके लिए एक पर्टिकुलर क्लब मीन्स एक ग्रुप बना करके उस नाम से इसे लिखा जाता है। जैसे चेयर टेबल को हम राइट करेंगे फर्नीचर के नाम से। चलिए जरा अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है? यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम हर एक चीज़ का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। हर चीज़ का एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। जितने भी कस्टमर्स होंगे उनका एक सेपरेट अकाउंट होगा। लाइक कोई कस्टमर अगर सुनील है तो सुनील का एक सेपरेट अकाउंट होगा। लाइक अगर कोई आपको एक्सपेंस आप पे कर रहे हो, से आपने सैलरी पे करा, रेंट पे किया, वेजेस पे की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अगर आपने पे किए, तो इन सभी के अलग अलग अकाउंट बनाए जाएंगे। सैलरी का अकाउंट अलग होगा और इस तरह से हर एक एक्सपेंस का अकाउंट अलग होगा। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपको कोई इनकम आ रहा है, लाइक अगर आपको कहीं से रेंट मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, तो इनके सेपरेट अकाउंट बनाए जाएंगे। रेंट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। और इसी तरह से आपके बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होंगी, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे फर्नीचर हो, तो उन सब का भी एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हर चीज़ का एक सेपरेट अकाउंट बनाना, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। हर एक चीज़ का, चाहे वो कोई सप्लायर हो, कस्टमर हो, एसेट हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, हर चीज़ का एक सेपरेट अकाउंट हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 2 याद रखना है, वो ये कि जिस बुक में ये सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करे जाते हैं उस बुक का जो नाम है वो होता है लेजर। तो इस बुक को हम क्या कहते हैं? लेजर। ये भी अगर देखा जाए तो लेजर भी क्या होता है? लेजर भी एक बुक होती है जिस बुक में सभी के सभी रिकॉर्ड करे जाते हैं। तो लेजर भी क्या है? ये भी एक बुक होती है। बट डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि लेजर के अंदर जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो आप एक सिंगल पेज पे एक सिंगल कस्टमर का ही रिकॉर्ड रखते हो।
एक सिंगल पेज पे एक सिंगल अकाउंट का ही रिकॉर्ड रखते हो। वाई? ये स्टूडेंट यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अगर आपको ध्यान से इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये मीनिंग आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई कस्टमर है जो आपके पास आफ्टर 6 मंथ्स आता है और आपसे कहता है कि उस कस्टमर ने आपको कितना अमाउंट पे करना है। हो सकता है वो पिछले 6 महीने में वो कस्टमर 20 बार आया हो, कभी उसने सामान उधार में खरीदा हो, कभी उसने पैसे दिए हों, कभी ज़्यादा सामान खरीद के कम पैसे दिए हों, कभी कम सामान खरीद के ज़्यादा पैसे दिए हों। तो अगर आप अपनी डे बुक में, जिसमें आप डेट वाइज ट्रांजेक्शन लिख रहे हो, उसमें उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है लास्ट 6 मंथ्स में आपकी 4-5 बुक्स भर गई हो, अगर डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में 5-6 बुक्स को एक एक पेज पे फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, और ये फाइंड आउट करना कि कितना नेट अमाउंट उसको पे करना है। तो बेटर होता क्या है कि जर्नली हम बिजनेस में डेली बेसिस पे जो हम बुक बनाते हैं वो होती है जर्नल, और डेली बेसिस पर इवनिंग में घर जाने से पहले उस दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई उन ट्रांजैक्शन को अलग अलग पेज पर अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उस बुक का नाम होता है लेजर। अब अगर आपके पास कोई कस्टमर इस तरह से आता है आफ्टर सम टाइम और अपनी डिटेल वो लेना चाहता है, तो आप डे बुक नहीं दिखाओगे, उसको लेजर बुक दिखाओगे, और वो सिंगल पेज दिखाओगे जिस सिंगल पेज पे सिर्फ और सिर्फ उसी कस्टमर का अकाउंट आपने बनाया हुआ है। तो ऐसे में जब आप उसके सामने एक पेज रखोगे और उस पेज के ऊपर सिर्फ उसी की डिटेल होगी, तो आप उसको दिखा सकते हो, देखो डेट वाइज ट्रांजेक्शन लिखी है, कब कब आए थे, कितना अमाउंट दिया, क्या बाय करा, और नेट अमाउंट आपका क्या बचता है। ऐसे में जो आपका कस्टमर होगा वो सेटिस्फाइड होगा, और जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ऑब्वियसली पेमेंट को लेकर के या रीजंस को लेकर के डिस्प्यूट्स होते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी। अब जरा हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है समरी। डियर स्टूडेंट, ऑलवेज बिजनेस में हमें डिटेल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जाम्पल। नाउ जस्ट सपोज कि अगर आपके बिजनेस में ओनर आता है जिसके बिजनेस में आप अकाउंटेंट हो और आप काम कर रहे हो, तो अगर ओनर आपके पास आएगा तो आपसे वो सारी डिटेल नहीं मांगेगा, किस किस कस्टमर ने क्या क्या सामान खरीदा और कब कब खरीदा। वो सीधा आपसे एक सिंगल सा क्वेश्चन करेगा, बताओ कि जरा टोटल स्टॉक आपके बिजनेस में कितना है, आपकी दुकान में सामान कितना है। तो उसको ये नहीं जानना कौन कौन सा कितना है, बस टोटल अमाउंट कितना है, आपके काउंटर में कैश कितना है, आपके बैंक में बैलेंस एग्जैक्टली कितना बचा हुआ है, टोटल वो अमाउंट जो आपको अपने डेटर से रिकवर करना है वो कितना है, नेट अमाउंट कितना है जो आपको सप्लायर को पे करना है, किसी को पे करना है, और वो अमाउंट कैसे बना ये डिटेल उसको नहीं चाहिए। तो जनरली बिजनेस में हमें कई बार चीज़ों को इन शॉर्ट में भी देखने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर ओनर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो समझो एट ए ग्लैंस चाहिए, पूरे 6 महीने की डिटेल आपसे पूछने लग जाओगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। दैट्स वाई हम क्लासिफिकेशन के बाद बिजनेस ट्रांजेक्शन की एक समरी भी बनाते हैं, और जिस सिंगल पेज पे वो समरी बनाई जाती है उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो एक्चुअली में समराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन किसकी फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होती है, ये एक तरह की 1 पेज की समरी होती है, जैसे कि हम इंग्लिश में भी क्या करते हैं, लेसन रीडिंग के बाद एक ब्रीफ में समरी पढ़ते हैं, और वो समरी हमें पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देती है कि उस चैप्टर में मोटा मोटा सा अंदाजा देती है क्या क्या हुआ है। ठीक वैसे ही ट्रायल बैलेंस से भी हमें बिजनेस का एक ओवरव्यू मिल जाता है, एट ए ग्लैंस हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में स्टॉक कितना है, कैश कितना है, बैंक में बैलेंस कितना है, डेटर्स को कितना पे करना है, क्रेडिटर को कितना पे करना है, तो इन शॉर्ट हमें एट ए ग्लैंस पता चल जाता है कि बिजनेस में स्टॉक कितना है, काउंटर में कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, डेटर से कितना रिकवर करना है, क्रेडिटर को कितना पे करना है। तो ये सारी डिटेल हमारे पास इन 1 पेज इन ब्रीफ हमें मिल जाती है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड लास्ट पॉइंट, एंड दिस इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। एज द नेम इम्प्लाइज कि फाइनल अकाउंट है, अंतिम खाते हैं, तो ये जनरली जो बनाए जाते हैं ये ईयर के बिल्कुल एंड में बनाया जाता है। मीन्स अगर आप फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर रहे हो तो फाइनल अकाउंट जो पॉइंट नंबर 6 है तब ये बनाया जाएगा 31 मार्च को। अगर आपकी कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है तो उस केस में ये बनाया जाएगा 31 दिसंबर को। तो मतलब पूरा साल नहीं बनाए जाएंगे, पूरे साल में सिर्फ एक बार बनाया जाएगा। और जो फाइनल अकाउंट होता है, 2 अकाउंट हमारे फाइनल अकाउंट होता है।
तो ईयर के बिल्कुल एंड में हम फाइनल अकाउंट में 2 अकाउंट बनाएंगे। पहला होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एज द नेम इम्प्लाइज कि यहाँ पे नाम भी पता चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो ऑब्वियसली इससे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो प्रॉफिट और लॉस की होगी कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, आपके बिजनेस में कितना लॉस है। ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। और अगर मैं इसको कहूँ कि एक पर्टिकुलर वर्ड में अगर डिफाइन करूँ तो यहाँ से हमें प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन का पता चलता है। प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन ही होती है। सेकंड जो हमें अकाउंट बनाना पड़ता है दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट हमें आपके बिजनेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या बिजनेस की लायबिलिटीज हैं। तो बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन मिलती है, और जिस पोजीशन को बैलेंस शीट शो करती है वो पोजीशन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। कई बार ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कौन से अकाउंट से पता चलती है, तो आंसर होगा बैलेंस शीट। और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शो होती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फाइनल अकाउंट होते हैं बिकॉज ये ईयर के बिल्कुल एंड में बनाए जाएंगे, लास्ट डे पे बनाए जाएंगे, तो इसे हम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट से 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या हैं? 2 अकाउंट हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब जरा आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। उसके बाद क्या होगा? हमने बैलेंस शीट भी बना लिया, हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हमने प्रॉफिट और लॉस भी निकाल लिया। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे हर उस पर्सन के साथ जिसको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। लाइक ओनर को शेयर करेंगे, एम्प्लॉयज़ को शेयर करेंगे, गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे ताकि वो इनकम टैक्स या सेल टैक्स डिटरमाइन कर सके। और इसी टॉपिक को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, मींस इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी सो दैट कि कंपनी की जो गुडविल है वो इंक्रीज हो। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट माइंड में रह जाता है तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप हमें अकाउंट्स और बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम प्रॉमिस करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स, एज द नेम इम्प्लाइज ऑफ माई यूट्यूब चैनल कॉमर्स 24 आवर्स आपसे पहले आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ और इजी टू लर्न वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।